और राइट, तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया था और हमने ये स्लाइड कवर कर ली थी कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग। और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करती है या क्यों स्पेंड करती है, तो वी नॉट इट कवर्ड। अब गवर्नमेंट बेनिफिट देती है प्राइवेट सेक्टर को भी, मतलब गवर्नमेंट जो है वो तो पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर है, बट इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू प्राइवेट सेक्टर एज वेल। वो कैसे? जैसे अगर गवर्नमेंट हैज टू बिल्ड अ रोड, फ्लाईओवर, underpass, or any of the building, so normally they hire private construction firms, so they do the job for the government. So again it means they get government in the form of a customer, and they are paid by the government, although they are in the private sector, but they are paid by the government for the job done by them, चाहे वो रोड बनानी हो या बिल्डिंग हो। तो और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। सिमिलरली आप डैम को ले लें, अब डैम कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने साल में कंप्लीट होता है ना, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। और उसमें भी आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं, उसमें एम्प्लॉयज भी होते हैं वो कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, जो वर्कर्स होते हैं, तो दे आर पेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल। तो एक तो ये फायदा है। फिर अदर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कि अगर इक्विपमेंट बन रही है और गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है, तो वो उनसे भी बाय कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर फर्म से। तो यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट करना है और उसके लिए गवर्नमेंट हैज टू बाय सर्टेन इक्विपमेंट, तो वो ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर से बाय करता है। तो यहाँ पर भी फायदा हो रहा है प्राइवेट सेक्टर को। इसी तरह से प्राइवेट फार्म ग्रोअर्स अगर हम ले लें, तो उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है ऑफ कोर्स, क्योंकि फार्म ग्रोथ जो है ना, दे एक्चुअली प्रोड्यूस बेसिक नेसेसिटीज, फूड बेसिकली ना। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने तो पब्लिक के वेलफेयर को देखना है, तो दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, जिससे ग्रोथ की कॉस्ट शेयर हो जाती है। जनरली पाकिस्तान की बात करें या अदर कंट्रीज विच आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, तो वहां पे फार्मर्स आर वेरी पुअर। That's why they need support from the government so that they can continue growing food. तो ताकि, और ऑफ कोर्स उसका फायदा तो ओवरऑल सारी आवाम को ना। इसी तरह प्राइवेट पावर कंपनीज भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी हैं। उनको हम आईपीपी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। दे डू प्रोड्यूस पावर, बट ऑफ कोर्स दे रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली फ्रॉम वापडा। और ये वापडा अलाउ करती है कि पावर आगे सप्लाई जो करना है वापडा ने, वो वापडा नहीं करना है, या अलाउ कर सकती है। जैसे के इलेक्ट्रिक है कराची में, तो वो प्राइवेट कंपनी है, लगा ऑफ कोर्स परमिशन ली हुई उन्होंने, और इसलिए वो सप्लाई करते हैं कराची को, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो और या पावर कंपनी पावर प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को भी दे सकती हैं, गवर्नमेंट हैज टू पे देम। तो ये भी एक तरीके कार है। अच्छा ये भी, अच्छा ये हुई बात। फिर डिफेंस इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपकी आर्मी को बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, और उसमें आपके पास इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि जो एमिनिशन आपको चाहिए, आपको वो सारे इक्विपमेंट चाहिए जो कि विच आर रिक्वायर्ड, तो बाय द आर्मी ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको दे हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अटैक फ्रॉम द एनिमी और फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तो उसके लिए वैसे तो पाकिस्तान अब मेजॉरिटी ऑफ द जो इक्विपमेंट्स हैं या जो भी उनको चाहिए है, वो खुद ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी दे कैन बाय इट फ्रॉम प्राइवेट फर्म्स एज वेल। जैसे कि अगर आपको हम कहते हैं कि पिस्टल चाहिए, राइफल्स चाहिए, तो आप यू कैन, क्योंकि प्राइवेट फर्म भी बनाती हैं ये, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर एज वेल। बट अब जनरली चूंकि ये अब बहुत बड़ी है हमारी जो आर्मी है, तो वो दे हैव देयर ओन इंडस्ट्री वेयर दे प्रोड्यूस ऑल सॉर्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स। फिर उसमें आपके, अच्छा प्राइवेट जेट्स भी हो सकते हैं, ये भी वैसे खुद ही बनाते हैं, लेकिन ये भी आप डिफेंस इंडस्ट्री दे कैन बाय इट फ्रॉम द प्राइवेट firms as well, कि they can tell them that we require private jets, या आप कह लें कि
वो airplanes, aircrafts which are required in a situation when economy is in state of war. तो बस तमाम चीजें डिफेंस इंडस्ट्री को चाहिए और वो they can get it from the private sector as well. अच्छा, इसी तरह से फिर एम्प्लॉयड वर्कर्स डिमांड प्राइवेट प्रोडक्ट्स. ऑफ कोर्स ये भी है कि एम्प्लॉयड वर्कर्स दोज हु वर्क इन पब्लिक सेक्टर, they get paid by the government and then with the help of that salary they are able to buy goods from private firms जो कि वो चीजें अवेलेबल करते हैं, जैसे कि जो वी डू ग्रोसरी, राइट? सो लेट्स से वी वर्क इन अ पब्लिक सेक्टर एंड वी गेट पेड बाय द गवर्नमेंट. तो जो सैलरी हमें मिलती है वी यूज इट टू बाय ग्रोसरी फ्रॉम अ प्राइवेट स्टोर या ग्रोसरी स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर या शॉपिंग मॉल वट एवर इट इज. तो ये इसका मतलब है प्राइवेट फर्म्स को यहाँ पर भी फायदा हो रहा है. दे आर गेटिंग कस्टमर्स who work in public sector, तो पे उनको गवर्नमेंट कर रही है और बाद में दे आर यूजिंग इट फॉर बाइंग द आइटम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. तो ये हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी न किसी तरह से प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा दे रही है. मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द पीपल ऑफ द कंट्री डायरेक्टली एज वेल, लेकिन इनडायरेक्टली भी वो प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को फायदा दे रही है किसी न किसी तरह से. अच्छा, फिर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो अब चूंकि हम पढ़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स रहे हैं तो उसमें पहले माइक्रो वर्सेस मैक्रो आ गया, वो हमने पहले चूंकि डिस्कस कर लिया था इन द लास्ट क्लास. तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिस्कशन. अच्छा, जीडीपी, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये कुछ टर्म्स आ रही हैं. अब बिफोर वी मूव ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द टर्म्स व्हिच विल बी यूज्ड लेटर. अच्छा, जीडीपी के बारे में आपको वैसे पता है, लेकिन फिर भी चलो आप बता दो कि आपको क्या पता है. Total value of the goods and services produced in the country. आपने बिल्कुल सही कहा है. तो वो इन अ ईयर और टोटल मार्केट वैल्यू हम कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितने की बिकती है हम उसको जमा करते हैं. और विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री, आपने सही बात बताई है, विद इन ईयर. और तो वो जीडीपी होती है. तो एग्रीगेट सप्लाई भी ऑलमोस्ट वही होती है कि सप्लाई तो आपको पता है प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं. तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट का मतलब क्या है पता? Sir, total supply. टोटल सप्लाई, इसका मतलब है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट इन द कंट्री. ऐसे हो गया ना. इसी तरह जी सर. इसी तरह एग्रीगेट डिमांड भी टोटल डिमांड है. तो अभी तक हम जो पढ़ते रहे हैं पीछे माइक्रो में, वो सप्लाई ऑफ वन प्रोड्यूसर, ठीक है. इस तरह डिमांड है तो डिमांड ऑफ अ सिंगल पर्सन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, तो वो इंडिविजुअल चीजों की बात हो रही. यहाँ पर अब इन टोटल बात करेंगे क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. तो ये टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई. अब डिमांड एग्रीगेट मतलब टोटल मुल्क में जितनी भी डिमांड होती है जिस भी किस्म की, वट एवर गुड्स आर डिमांडेड बाय डिफरेंट पीपल, different organizations, it comes under aggregate demand. अच्छा, aggregate demand को थोड़ा सा हम और समझेंगे अभी, लेकिन उससे पहले जैसे ये है राइजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड फॉलिंग ASP एक्सप्रेशन, हम इसको ना पहले जरा थोड़ा सा देख ले. ये ना सारा नोट्स के अंदर भी इसी तरह से मौजूद है. ऑफ कोर्स आपने नोट्स तो खोले ही होंगे, है ना कि नहीं? जी सर. अभी अभी नहीं खोले हुए आपने? सर खोलेगा. खोले हुए, अच्छा. तो अब सर खोलेगा. हाँ, खोले हुए, ठीक हो गया. अच्छा, अब इसमें ना कुछ ऐसे होता है कि एग्रीगेट डिमांड ना कुछ ऐसे होती है, मतलब ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, जिस तरह हम पहले डिमांड कर्व के बारे में हमने पढ़ा है. फर्क सिर्फ ये है कि अब हम यहाँ पर प्राइस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्राइस लेवल. ओवरऑल कंट्री में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, तो इसमें तो तमाम चीजों की प्राइसेस को इंक्लूड किया जाएगा which are bought and sold on regular basis. और इस तरह नीचे हम क्वांटिटी नहीं रखेंगे, नीचे हम जीडीपी रख लेंगे. मतलब ये भी आउटपुट ही है, लेकिन क्वांटिटी तो किसी सिंगल प्रोडक्ट की आउटपुट की बात हो रही है, यहाँ पर टोटल आउटपुट की बात हो रही है, तो वो जीडीपी से ही शो करते हैं. तो अब ये जाहिर बात है इसमें भी वही है कि अगर आप प्राइस आपकी इतनी है, एग्रीगेट डिमांड ये है, जब प्राइस लेवल कम हो जाता है तो एग्रीगेट डिमांड जो है
वो बढ़ जाती है सेम सीक्वेंस। तो पहले भी देखा हुआ है और आपको नजर आ रहा है कि आप ये मूव कर रहे हैं हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ये मूवमेंट ऑफ द कर्व हो रही है एंड ऑफ कोर्स ये होती है प्राइस लेवल फैक्टर की वजह से। तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है कि अगर प्राइस कम हो जाए तो ऑफ कोर्स डिमांड जो है वो या जो आपकी आउटपुट है जीडीपी है वो कम हो जाएगी, तो आप रिवर्स चले जाएंगे ए से बी की तरफ। और इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि चूंकि प्राइस लेवल की वजह से हो रहा है, तो डिमांड बढ़े तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और इसी तरह से अगर डिमांड कम हो जाए तो उसको कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हमने पहले, ये तो आपको समझ है इस बात की। अच्छा, अब ये कि हम अगर बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, तो उसका कर्व भी कुछ ऐसा ही होता है जिस तरह के पहले सप्लाई कर्व हमने पढ़ा हुआ है, और वो मैं यहाँ बना देता हूँ कि सप्लाई कर्व जो है वो ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई। तो उसमें भी यहाँ पर प्राइस लेवल ही लिया जाएगा, मैंने पीएल लिख दिया ना, और नीचे जीडीपी ही ली जाएगी, और वो शो कर रही है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर्स इनकरेज होते हैं, प्रोड्यूसर्स एक की बात नहीं हो रही, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे उस केस में। तो ऑफ कोर्स मूवमेंट पर ये भी एक्सटेंशन हो रही है, ए से बी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, और अगर बी से ए की तरफ आए यानी कि प्राइस को कम कर देंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा और क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट उसमें नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये भी दोनों एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ही शो कर रहे हैं। तो ये शेप्स हैं दोनों की, एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की। तो इसको हमने समझ लिया। अब ये कि इन की इंटरेक्शन भी होती है, मतलब कि डिमांड सप्लाई है, ठीक है, इनकी जब इंटरेक्शन होती है, जैसे हमने माइक्रो में पढ़ा कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, तो इसी तरह से इनकी भी इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन से इक्विलिब्रियम आता है। बस फर्क ये है कि वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इंटरेक्शन है, उधर डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन है। तो इस इंटरेक्शन को हम इक्विलिब्रियम तो बोलते हैं, लेकिन ये होती है जी इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, मार्केट नहीं, क्योंकि एक मार्केट थोड़ी है, इकोनॉमी में तो कितनी मार्केट है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। और इसका मतलब है कि अब जो प्राइस लेवल है वो इस स्टेज पर ना बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है, तो कोई शॉर्टेज या सरप्लस यहाँ पर नजर हमें नहीं आ रहा। अच्छा, अब जब हम ये पढ़ते हैं तो ये तो हम इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे प्राइसेस नहीं बढ़ना या कम होना नहीं है। लेकिन अब जैसे हमने स्लाइड में देख रहे थे, ये आप गौर करो, लिखा है राइजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड फॉलिंग एग्रीगेट सप्लाई लीड टू इन्फ्लेशन, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, जब ये राइज और फॉल की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं शिफ्ट की। अभी तक हमने शिफ्ट की बात तो नहीं की, और शिफ्ट जो है वो प्राइस लेवल के चेंज होने से होता भी नहीं। शिफ्ट होता है नॉन प्राइस लेवल फैक्टर्स के, फैक्टर्स अदर देन प्राइस लेवल। मैं प्राइस लेवल बोल रहा हूँ बार बार, आपको समझ होनी चाहिए, इट मींस इट्स नॉट अबाउट द प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो उसमें अभी शिफ्ट किस वजह से होता है वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट होगा, जैसे कि आपने चूंकि पहले पढ़ा हुआ है तो प्रायर नॉलेज तो आपके पास है, कि अगर मैं डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, दिस वे, तो अब नया डिमांड कर्व तो हमारे पास ये आ गया 81, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि इक्विलिब्रियम ऊपर चला गया और ऑफ कोर्स प्राइस लेवल बढ़ गया। अच्छा, किसी एक चीज की प्राइस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते। इन्फ्लेशन होती है कि वो मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स जो कि मुल्क के अंदर खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ गई, ये इन्फ्लेशन है। खाली आलू महंगा हो गया या मोबाइल महंगा हो गया, ये इन्फ्लेशन नहीं होती। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम तमाम चीजों की ही बात कर रहे हैं असल में। तो अब ये शिफ्ट हो गया हमारे पास डिमांड का नॉन प्राइस लेवल फैक्टर्स की वजह से, और उस वजह से क्या हुआ कि जीडीपी तो बढ़ गई है, नो डाउट, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो भी हो रही है प्राइस। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन तो आएगी, यानी कि जो जनरल प्राइस लेवल है
वो बढ़ेगा। वैसे इन्फ्लेशन का टॉपिक अभी हमने पढ़ना है आगे, लेकिन इन्फ्लेशन हम बोलते हैं कि तमाम कीमतों की या मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स विच आर इंपॉर्टेंट सोल्ड इन द मार्केट, जो प्रोड्यूस भी होती है, वो उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो इन्फ्लेशन कहलाएगी। पर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ बताया भी आपको, देखो लिखा मैंने कहा राइजिंग एग्रीगेट डिमांड से इन्फ्लेशन होती है। तो देखा ना, एग्रीगेट डिमांड राइज हो रही है तो इन्फ्लेशन हो रही है, हमें नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से आगे लिखा है, और अगर एज फॉल करती है, अब फॉल भी, ये भी शिफ्ट नहीं आ रहा है, तो मैं इसको अगर अभी चेंज कर दूं, ये मैं हटा देता हूँ डिमांड का शिफ्ट, और मैं कहता हूँ सप्लाई। तो सप्लाई फॉल करनी है तो हम कर देते हैं फॉल सप्लाई, ये ले सप्लाई हमने फॉल कर दी। अब एग्रीगेट सप्लाई नया आ गया हमारे पास, और इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया E1। तो यहाँ पर भी देखो आप, प्राइस लेवल पहले से ज्यादा हो गया। हाँ, और उस पर जीडीपी जो है वो आपकी जरूर कम हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कम कर दिया ना, तो जीडीपी कम हो गई, लेकिन प्राइस लेवल दोनों में बढ़ रहा है, यानी कि डिमांड बढ़े या सप्लाई कम हो, बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस लेवल फैक्टर्स, तो यानी कि शिफ्ट होता है राइट पे डिमांड का या सप्लाई का लेफ्ट पे, तो इन्फ्लेशन होती है। तो यही मैंने बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो इनका मेजर रोल है इन्फ्लेशन में। बहरहाल इन्फ्लेशन को हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसी तरह अगर फॉलिंग एग्रीगेट डिमांड एंड राइजिंग एएस हो, तो वो इन्फ्लेशन को कम कर देती है या प्राइस लेवल को भी कम कर सकती है। अच्छा, एक बात जो ये तो हमें समझ आ रही है बात है ना, ये उसी का ऑपोजिट ही है, तो इसमें नहीं मेरा ख्याल कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी, वो क्या, बस हम आगे बढ़ेंगे। लोअर इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि कीमतें कम हो रही हैं, इसका मतलब है कि prices might still be rising, but now they are rising at a lower pace. तो वो लोअर इन्फ्लेशन होती है। बहरहाल अगेन लोअर इन्फ्लेशन को अक्सर बच्चे लोअर प्राइसेस से एसोसिएट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। और हम अभी खैर इन्फ्लेशन को आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैं बात आपको जरूर बता दूं कि इन्फ्लेशन जो होती है ना, वो परसेंटेज में होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो लेट्स से कि 10% हो रही है, क्योंकि परसेंटेज में होती है, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने इसको पढ़ना है आगे चैप्टर में ना। इन्फ्लेशन हो रही है 10%, यानी कि अगर परसेंटेज में आपको प्राइसेस दी हुई है ना, तो आपने श्योर कर लेना है कि ये इन्फ्लेशन है, क्योंकि प्राइसेस परसेंटेज में नहीं होती। तो मैं कहता हूँ कि ये ईयर 1 था, फर्स्ट किया, तो ईयर 2 आया तो उसमें यहाँ इन्फ्लेशन जो है ना वो 8% हो गई। अब ये क्या है, इन्फ्लेशन कम हो रही है लेकिन प्राइसेस नहीं कम हो रही। वो कैसे, मैं एज्यूम करता हूँ कि जो प्राइसेस है ना, प्राइसेस वो 100 से फर्स्ट किया, एवरेज ले रहा हूँ ना, तमाम चीजों की बात अगर मैं कर रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ प्राइसेस, तो वो 110 हो गई पहले। ऑफ कोर्स 10% ऐड हो गया ना, उसमें कीमतें बढ़ जो गई। फिर आपने आगे जब ईयर 2 देखा तो उसमें हमारे पास 8% इन्फ्लेशन थी। तो अब 8% इन्फ्लेशन है, तो अब आप क्या करेंगे, वन इन्फ्लेशन कम हुई है, इसका मतलब है कि कीमतें बढ़ रही हैं, दे आर स्टिल राइजिंग, बट नाउ दे आर राइजिंग एट अ लोअर पेस। तो इसका मतलब है कि अब आपको 110 का 8% लेके उसमें ऐड करना होगा, तो वो को बन जाएगा 118.8 शायद। हाँ, ये इस तरह कुछ बनेगा, 118.8%। तो क्या हुआ, कीमतें तो अभी भी बढ़ रही। अच्छा, आगे क्या हुआ, आगे ईयर 3 आ गया तो उधर इन्फ्लेशन कम होके 2% पे आ गई। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हो रही है। आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ मैं, दिखाना मैं चाह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये नहीं होता कि प्राइसेस भी कम हो रही है। तो वही हम देख रहे हैं। अब इसका फिर 2% लेंगे और इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बढ़ तो रही है ना, तो वो कोई 2.37 के करीब आता है, तो ये तकरीबन हो जाएगा कोई, मैं अगर ऐड करूँ ना इसे, तो ये बनता है कोई तकरीबन 121.7 करके कुछ बनता है। तो ये देखो अब क्या हो रहा है, कीमतें तो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो ये बात भी समझनी है हमें। ये मैंने अभी यहाँ बता दिया, इन्फ्लेशन में आगे हम इस पर और बात जरूर करेंगे, लेकिन मैंने कहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। अच्छा, तो कीमतें भी कम हो सकती हैं,
लेकिन कीमतें कम होना अच्छी बात नहीं है, और जब कीमतें कम होती है ना तो हम उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो अब आपके सर इसमें क्या होता है, ये भी परसेंटेज में होता है लेकिन इसमें कुछ ऐसा होगा, जैसे अगर डिफ्लेशन है ना तो वो क्या होगा, -4%। तो ये अब हमें इससे समझ आती है कि भाई -4%, अब इसका मतलब है कीमतें बढ़ कोई नहीं रही, अब कीमतें गिर रही। ईयर वन में -4% था फर्स्ट ईयर, तो ईयर वन में, टू में जो है ना, अगर -4 भी रखूं मैं ना, आगे मैं कहता हूँ -5%, एग्जाम्पल है ना। तो अगर कीमतें पहले 100 थी तो आप क्या करेंगे, इसका 4% लेके इसमें से निकालेंगे, माइनस है ना, तो कीमतें तो 96 पे आ गई। ठीक है, आगे फिर मजीद 5% कम हो रहा है, तो इसका मतलब है 96 का 5% लेकर उसमें से निकाल दो, तकरीबन को 4.8 के करीब निकल जाएगा इसमें से, तो वो 91.2 के करीब आ जाएगा। तो ये देखो कीमतें गिर रही हैं, कीमतें सिर्फ तब गिरती हैं जब डिफ्लेशन होती है। इसका दूसरा नाम है नेगेटिव इन्फ्लेशन। ये आपने कहा, यानी कि इन्फ्लेशन जब तक नेगेटिव नहीं होती, प्राइसेस कीप ऑन राइजिंग, वो कम नहीं हो सकती। हाँ, उनका रेट बढ़ने का कम हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन होता ही रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस कम हो रही है, तो प्राइसेस आर राइजिंग, बट नाउ दे आर राइजिंग एट अ लोअर पेस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं 80 किलोमीटर, आपको गाड़ी चलानी आती है? नो। अच्छी बात है, अभी उम्र भी नहीं है। अच्छा, तो अगर गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से, तो अगर गाड़ी की स्पीड को कम करके 60 किलोमीटर पे ले जाया जाए, तो क्या अब गाड़ी पीछे जा रही है? क्या आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है? नो सर। ऑफ कोर्स नॉट। क्या हुआ है, गाड़ी के जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो कम हो गई, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से इन्फ्लेशन जो है ना, वो प्राइसेस की स्पीड होती है। अगर इन्फ्लेशन कम हो या ज्यादा हो तो उससे प्राइस बढ़ने की स्पीड, आगे बढ़ने की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, प्राइसेस कम नहीं होती। वो सिर्फ तब कम होंगी जब आप डिफ्लेशन जब डिफ्लेशन एक्सपीरियंस की जाएगी, तब। यानी कि आप गाड़ी का रिवर्स गियर लगा दें तो फिर गाड़ी आगे नहीं जाएगी बल्कि पीछे जाएगी, तो वो डिफ्लेशन शुरू हो गई या नेगेटिव इन्फ्लेशन। ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको इन्फ्लेशन का मैंने बता दिया है, ताकि जब हम इन्फ्लेशन का टॉपिक करें तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो। नो। और मैंने ना इसकी आगे डायग्राम भी नहीं बना रहा, क्योंकि वो उसी का रिवर्स ही बन जाएगी ना, ये वाली डायग्राम मैंने बनाई हुई है। बहरहाल आपको इसकी समझ तो आ गई है। इसका रिवर्स करूंगा तो कीमतें गिरेंगी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बताता चलूं कि अगर मैं, अच्छा इसको मैं चेंज थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम में है, इसको हम नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा आपको बता दूं सारी चीजें क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब जीडीपी को ना नेशनल इनकम बोलते हैं। मतलब ये एक, जीडीपी का मतलब मुल्क में इतनी चीजें अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो बिक रही हैं, और बिक रही हैं, और वो बनाने के लिए लोग भी तो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, उनको इनकम मिल रही है, तो ये आपकी आउटपुट भी कहलाती है, मुल्क में जितनी चीजें बन रही हैं, और इसको मुल्क की नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इनकम इज नॉट लाइकली टू चेंज। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है ना कि अब ना इनकम बढ़ेगी ना कम होगी, जीडीपी भी इस तरह बढ़ेगी और कम होगी, नहीं होगा ऐसा कुछ, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, प्राइस लेवल में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो अब मैं बताने ही लगा था कि अगर हम इसका ऑपोजिट कर लें कि मैं एग्रीगेट डिमांड को लेफ्ट पे शिफ्ट कर, तो ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस लेवल नीचे आ गया, चलिए इसे 0 कर देते हैं, और आपकी जीडीपी जो है ना वो भी गिर गई है, जीडीपी 1 कर देते हैं। मुझे ये बताओ ये क्या हो रहा है, ये डिफ्लेशन है या ये लोअर इन्फ्लेशन? सर डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन है, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर एक साइन लगा दूं परसेंटेज का,
प्राइस लेवल के साथ। तो यही डायग्राम में अब हम क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है कि प्राइस लेवल की परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज कम हो रही है, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, कीमतें नहीं। ये आपको डिफरेंस जेन में रखना है कि ग्राफ में आपने देख लेना है कि परसेंटेज है या एब्सोल्यूट फिगर है। अगर परसेंटेज नहीं है, खाली प्राइसेस लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स प्राइस के कम होने से डिफ्लेशन ही होगी, लेकिन नहीं। लेकिन अगर परसेंटेज का साइन है तो समझ जाएं कि ये इन्फ्लेशन को शो कर रहा है, और अगर वो कम हो रही है तो इसका मतलब है कि कीमतें नहीं कम हो रही, इन्फ्लेशन कम हो रही है। प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट नाउ दे आर राइजिंग एट अ लोअर पेस। समझ आ रही है मेरी बात की? जी सर। अच्छा, बहरहाल मैं इसमें और मजीद बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इन्फ्लेशन के चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ना ही है। तो दोनों, तो मैंने वही यहाँ पे वही बात की हुई है। अच्छा, और लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। अगर जीडीपी फॉल, एडी एग्रीगेट डिमांड अगर फॉल करेगा या एग्रीगेट सप्लाई अगर राइज कर रहा है, तो इन्फ्लेशन तो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है। वो क्यों बोला पता है? सर शायद इसलिए क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा शायद फर्म्स का, तो इसीलिए वो कॉस्ट कम करने के लिए वर्कर्स को निकाल देंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सही बताया। बिल्कुल ऐसे ही होगा भी, जब डिमांड नहीं है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो आप फिर आप वर्कर तो नहीं रखेंगे ना प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा, तो ऑफ कोर्स आप वर्कर निकाल देंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इसको अगर हमने वैसे देखा तो है ऐसे, एक मिनट ये, अच्छा एनीवे, अच्छा आगे अगर हम देखें तो बिल्कुल निकाल देंगे वर्कर्स को, अगर डिमांड फॉल कर रही है तब भी, और अगर एग्रीगेट सप्लाई राइज कर रही है तब भी। दोनों सूरतों में अगर डिमांड कम है तो आप प्रोड्यूस करके क्या करेंगे जब डिमांड ही नहीं है, ऑफ कोर्स तो वर्कर निकालेंगे ही। और अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो तब भी यही होगा कि आपकी आउटपुट ज्यादा है, लेने वाले नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप मजीद प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो यू लास्ट योर वर्कर्स टू लीव, रिडंडेंसी हो जाएगी। और इन दोनों से जो है वो इन्फ्लेशन ने कम ही होना है। इन्फ्लेशन ने क्यों कम होना है, या कीमतें गिर भी सकती हैं, इन्फ्लेशन भी कम हो सकती है, डिपेंड करता है ना, मैंने आपको डायग्राम में भी जैसे दिखाया। लेकिन प्रेशर जो है वो ट्रेंड, प्रेशर नीचे की तरफ होगा प्राइसेस का। कि अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है तो अगर स्टिल यही सिचुएशन परसिस्ट करेगी तो इन्फ्लेशन कम होते होते फिर वो डिफ्लेशन भी बन सकती है। तो ये हो गया बात। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो लैंड, कैपिटल, ओनर्स एंड वर्कर्स प्रोवाइड रिसोर्सेज टू फर्म्स। एक जो फर्म्स हैं उन्होंने प्रोड्यूस करना है, लेकिन वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हायर करते हैं, यानी किसी से लैंड लिया तो रेंट देंगे, किसी से इक्विपमेंट कैपिटल लिया अगर तो उसको इंटरेस्ट देंगे, और अगर कोई वर्कर हायर किया है तो उसको वेजेस देंगे, और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ऐसे ही होता है, प्रोड्यूस करते हैं इसी तरह से। एक्चुअली होता पता क्या है, ये जो मैंने लिखा हुआ है मैं आपको ये दिखाता हूँ जरा, एक मिनट है ना। ये ना असल में एक मॉडल बनाया जाता है इसके लिए, कुछ इस तरह का कि आपके ना एक तरफ यहाँ पर होते हैं जी हाउस होल्ड्स। मैं जगह तक ज्यादा ना लेना, तो टेक्स्ट इस्तेमाल कर लेते। तो यहाँ ना हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड को बोलते हैं, चाहिए एक मिनट में, स्पेलिंग भी ठीक नहीं। ये हाउस होल्ड होते हैं कंज्यूमर्स, उनको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो हम ले लेते हैं जी फर्म्स।
होता ये है कि फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, लेकिन वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लेती हैं, कंज्यूमर से, मतलब वो उनको प्रोवाइड करते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, कैपिटल, इकोनॉमिक्स में कैपिटल फाइनेंस नहीं होता, ठीक है, इसी तरह लेबर और एंटरप्राइज, ये हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म्स फिर क्या करती हैं, वो बनाती हैं आउटपुट, इससे फर्म बनाती हैं जी गुड्स एंड सर्विसेज। सर कैपिटल में अगर इक्विपमेंट और मशीनरी आता है तो फिर कंज्यूमर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को? सही बात है। हाँ, अब वो इस तरह से, क्योंकि आपने जो कंज्यूमर हम कह रहे हैं कि वो कंज्यूमर्स हैं लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे, लैंड किसी बंदे का है, उसने लैंड दे दिया, तो आपको लैंड के बदले में जो हाउस होल्ड है उसको मिलेगा रेंट, उनकी इनकम है। इसी तरह से कैपिटल अगर किसी ने प्रोवाइड किया है तो उसको कैपिटल से मुराद है कि वो इक्विपमेंट आपको शायद प्रोवाइड ना करे, वो देगा शायद पैसे ही, जैसे बैंक है। अब बैंक आपको पैसे देगा, और हमें पता है कि जो फाइनेंस है वो इकोनॉमिक्स में कैपिटल नहीं कंसिडर होता, तो हम इसको कुछ आपने इस तरह से लेना है कि बैंक आपको फाइनेंस देगा और फाइनेंस की मदद से आप खरीदेंगे कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, जो भी आपने लेना है, बिल्डिंग। तो आप वो चूंकि फाइनेंस उसका है इसलिए वो उसके बदले में लेगा आपसे इंटरेस्ट। तो आप, और वो जो बैंक है वो भी कोई इंडिविजुअली चला रहा होगा ना, कोई ओनर होगा उसका, तो ऑफ कोर्स वो भी आपको कैपिटल इस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लेबर को ले लें तो लेबर जो है वो काम कर रही है आपकी फैक्ट्री में, तो उसको वेजेस दी जा रही है। इसी तरह से एंटरप्राइज, वो भी एक इंडिविजुअली होगा, फर्म में काम कर रहा है ना, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो ओनर है। ये सारे यानी कि प्रोडक्शन जब भी होगी, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होने हैं, और ये पेमेंट उनको जानी जानी है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा है जी, इंटरेस्ट है और रेंट है और वेजेस और प्रॉफिट है, रिवॉर्ड? हाँ जी, इसको बोलते हैं जी रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की फर्म ने, तो वो बनी है जी, वो ना उसकी अब प्राइस है कितनी, हम ले लेते हैं 200 एक, अगर चीज की बात करते हैं, तो उसमें से आपने वेजेस दी। अच्छा ये मैंने, एक मिनट, जगह कम है तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, चलिए यही ठीक है। तो प्राइस है जी 2000, चलिए मैं इनसे करता हूँ, 2000 प्राइस है एक प्रोडक्ट की। तो उसमें से आपने वेजेस दी लेट्स से 500 की, फिर आपने उस पे रेंट भी दिया लेट्स से वो, अच्छा इसको मैं ना और फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ। फिर आपने रेंट भी दिया उसको, तो वो लेट्स से वो आया जी 1000 का, और उसके बाद फिर आपने इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट जो है ना वो आ गया, फर्ज किया तो और बाकी क्या बचा, कितने कितनी अमाउंट टोटल क्या हो गया, प्राइस को सर निकाल दो। 300 हाँ जी, 300 बच गया, 1500 और उसमें 200 जमा किया 1700, तो आगे मैंने प्रॉफिट डाल दिया कि वो आ गया हमारे पास 300। तो क्या पूरी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं आ गई, है ना। तो प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसे बनती है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो हम चीज लेते हैं वो ऐसे बनाई जाती है कि 2000 है, उसमें से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनके पैसे दिए, और फिर प्रॉफिट भी उसमें से हो गया, ऑफ कोर्स जो कि एंटरप्रेन्योर होगा वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोर्स है, तो वो भी उसको भी मिलेगा। ये है तरीका।
तो ये मैकेनिज्म ये है। तो ये वैसे ए लेवल में ना आप डिटेल में इसके बारे में टीचर्स आपको जरूर पढ़ाएंगे। मैंने लेकिन फिर भी आइडिया दे दिया, ओ लेवल में इतना नहीं बताया जाता, लेकिन मैंने बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अच्छा, अब जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, फाइन। अब हाउस होल्ड जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है उसके अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं, फर्म्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और जो रिवॉर्ड है ये वाला, ये जो रिवॉर्ड है ये जा रहा है टुवर्ड्स हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब वो क्या करेंगे, जब उनको इनकम मिलेगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वेजेस की, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, तो वो उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी नहीं करनी, ऑफ कोर्स करनी है। तो वो फिर क्या करेंगे, वो हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड जो है ना वो फर्म से क्या खरीद, वो उनको पे करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट, क्योंकि उन्हें चाहिए। तो अब फर्म जो है वो उनको गुड्स एंड सर्विसेज देगी हाउस होल्ड को, और वो जवाब में क्या करेंगे, वो जवाब में पेमेंट करेंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसी तरह से पैसा इकोनॉमी में कभी फर्म के पास जाता है, कभी कंज्यूमर के पास आता है, फिर फर्म के पास चले जाता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को असल में बोलते हैं, मैं यहाँ बता रही हूँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर, एक सर्कल में ये घूम रही है। ये मैंने बहुत ही बेसिक से आपको बताया है, क्योंकि इससे एडवांस लेवल का भी पढ़ाया पढ़ना पड़ता है, लेकिन ए लेवल ये सर्कुलर फ्लो नेशनल, तो इनकम एक सर्कल में ही घूम रही है ना। पहले जब रिवॉर्ड पे किए तो पैसा कहाँ गया, वो पैसा गया, ये जो रिवॉर्ड पे किए हैं यहाँ पर पैसा गया फर्म से हाउस होल्ड को, और उसके बाद जब ये पेमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि उन्हें गुड चाहिए, तो अब पैसा दोबारा वापस चला गया फर्म्स को। तो ये है मैकेनिज्म या तरीका जिस वो इनकम इस तरह से इकोनॉमी में फ्लो करती है। ये समझ आ गई ना आपको? जी सर। ओके, तो अब हम वापस यहीं चलते हैं स्लाइड पे। अब आपको ज्यादा पता चलेगा। ये जो मैंने लिखा, लैंड कैपिटल ओनर्स एंड वर्कर्स प्रोवाइड रिसोर्सेज टू फर्म्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस, और उसके बदले में उनको रिवॉर्ड मिलता है अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के, और लेटर ऑन फिर वो उससे गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं उस फर्म से या किसी और फर्म से जिससे भी है, और फर्म्स को फिर पेमेंट मिल जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। अच्छा, और आगे क्या, फर्म गिव देम रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनकम टू कंज्यूम दोस गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने जो कि बात अब कवर कर दी है, तो मेरा ख्याल आपको इसकी समझ आ गई होगी, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नो सर। अच्छा, अब आगे आ गया, ये हमें समझना है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो, ये क्या है क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं अंदर, यहीं पर ही देखते हैं जी। ये अब हम क्या देखने लगे कि जो एग्रीगेट डिमांड है, इसे हम टोटल डिमांड कहते हैं। इट इज द सम ऑफ सी प्लस आई